नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। आज मैं आपको दिलचस्प किस्सा सुनाऊंगा। जी हां, और फिर उसका पॉलिटिकल रिपरकशन भी क्या होगा वो भी मेरे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, उनके साथ साझा भी करूंगा और आप भी जान सकेंगे। दरअसल आपको बताना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर हो चाहे आरसीपी सिंह, दोनों नीतीश कुमार और भाजपा बीजेपी के बेहद नजदीक रहे हैं। आखिरकार क्या वजह रही कि दोनों नेता को जेडीयू और बीजेपी से किनारा करना पड़ा? दरअसल आरसीपी सिंह, जो कभी नंबर 2 माने जाते थे, उनको पार्टी से बाहर क्यों निकाला गया? पहले मंत्री पद छीना गया, मंत्री पद छीनने के बाद राज्यसभा सदस्य नहीं रहे और उसके बाद उन पर तरह तरह के आरोप लगे, पार्टी से निकाला गया। वो बीजेपी के पास गए, कुछ दिन बीजेपी में रहे, बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने उनको कुछ जिम्मेदारी सौंपी, उसमें वो बुरे तरीके से फेल हुए। फिर जेडीयू बीजेपी एक हो गई, आरसीपी सिंह की छुट्टी हो गई, आरसीपी सिंह ने एक पार्टी बनाई, वो पार्टी कुछ कर नहीं सका। फिर आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर के पास चले गए और यही हाल कमोबेश प्रशांत किशोर का भी है। गुजरात से चले थे। गुजरात में ऐसा इंप्रेशन था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद खास हैं। उनसे मंत्री मिल करके, हाथ मिला करके ऐसा महसूस करते थे कि नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो गई। प्रशांत किशोर ने 2014 के चुनाव का भरपूर क्रेडिट भी लिया। दरअसल उस तरह की 10 पीआर टीम काम कर रही थी, लेकिन अगर कोई एक नाम जाना जाता है तो वो प्रशांत किशोर का ही नाम जाना जाता है, चाय पे चर्चा हो चाहे कोई और बात हो। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी पूरी मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आए तो उसकी बड़ी वजह प्रशांत किशोर थे। और लेकिन वही प्रशांत किशोर 2015 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जेडीयू और आरजेडी को एक साथ करते हैं। उसमें उनको काफ़ी तारीफें भी मिलती है, 7 निश्चय की जिम्मेदारी दी जाती है, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है और इनके विरोध में आरसीपी सिंह, विजेंद्र यादव, ललन सिंह, संजय झा, सब लोग एक चौकड़ी बनाकर काम करने लगते हैं और अंत में स्थिति ये होती है कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति छोड़ करके उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं और यूपी पहुंचने के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एक साथ करते हैं, लेकिन वहां मुंह की खाते हैं। फिर जेडीयू के पास आते हैं, क्या बीजेपी से कहते हैं, क्या जेडीयू से कहते हैं। फिर जेडीयू में एक बार अपने करियर को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, पर उनकी हालत क्या होती है ये सबको पता है। अंदर खाने क्या हुआ ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि नीतीश और बीजेपी के बेहद करीबी 2 नेता, क्या अब नीतीश और बीजेपी का कुछ बिगाड़ सकेंगे? क्या इन दोनों की जोड़ी बिहार की राजनीति में कुछ अलग कर सकेगा? रोज नई नई बात सुनाने वाले प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह क्या वाकई नीतीश कुमार के लिए गड्ढा खोद सकेंगे? उन्हें राजगद्दी तक पहुंचने से रोक सकेंगे? क्या कर पाएंगे ये हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। कोई आदमी, आप बताइए, इतने पत्रकार बंधु आप हैं, किसी गांव में जाने के लिए परमिशन की बात आज तक हम लोगों ने सुनी नहीं थी। मैं और आरसीपी जी ये बात कर रहे थे कि हम लोग भी बिहार की राजनीति के शीर्ष पर रहे हैं जहां से पूरी व्यवस्था चलती थी। आज तक बिहार में ऐसा नहीं होता था कि किसी दूसरे राजनीतिक दल या नेता को कार्यक्रम न करने दिया जाए। ये नई और नीतीश जी का सम्मान है। मैं कह रहा हूँ, नीतीश जी नेता के तौर पर कभी उन्होंने ये नहीं किया कि विरोधी दल का नेता कोई कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम न कर सके। ये दिखाता है और हमारी बात को पुख्ता करता है कि नीतीश कुमार इस सरकार को नहीं चला रहे। क्योंकि नीतीश जी का पूरा इतिहास देख लीजिए, 20 साल में नीतीश कुमार ने कभी अपने राजनीतिक विरोधियों का कार्यक्रम नहीं रुकवाया है। अगर ये हो रहा है, चाहे वो मेरा कार्यक्रम हो, आरसीपी जी का कार्यक्रम हो, राहुल गांधी का कार्यक्रम हो, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं कमान और कंट्रोल दोनों नीतीश कुमार के हाथ से चला गया है और कुछ दरबारी और अधिकारी वो अपनी समझ से
वो चल अन्य, वरना आप समझिए नीतीश कुमार ने कल्याण विभाग के लिए काम नहीं किया है, ये तो कोई नहीं कहेगा। हमने कल कैमरे पर कहा कितना बढ़िया सड़क बनवाए हैं, पेड़ लगवाए हैं। नीतीश कुमार के स्वजातीय, नीतीश कुमार के संबंधी सब उनके गांव में है। कौन नीतीश कुमार का उनके गांव में विरोध करेगा? कोई विरोध नहीं करेगा। उस गांव में हम जाने के लिए कह रहे हैं। हमने ये भी कहा भाई मुझे अकेले जाने दो, तो कहता ना नहीं जा सकते हैं, परमिशन नहीं है। तो ये कोई नेता का डर नहीं है, ये दरबारियों का और अधिकारियों का डर है। और मुझे लगता है कि ये बिहार के लिए ठीक नहीं है। ये नई, बिहार में बहुत सारे तरह की समस्या हम लोग के पास है, लेकिन इस तरह की राजनीति कभी बिहार में नहीं हुई है कि अपने प्रतिद्वंदी को, अपने राजनीतिक विरोधी को आप कार्यक्रम न करने दिए। तो ये नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं और कहना ये चाह रहे हैं कि नीतीश कठपुतली हैं और चला कोई और रहा है। पहले तो यही बात आरसीपी सिंह के लिए कहा जाता था, और पहले कुछ दिन तक प्रशांत किशोर पर भी कहा जाता था कि प्रशांत किशोर बहुत सारे फैसले में अपनी टांग अड़ाते हैं। लेकिन दरअसल हुआ क्या है? हुआ ये है कि आरसीपी सिंह को जब कहीं पर जगह नहीं मिली तो उनको लगा कि क्यों नहीं प्रशांत किशोर के साथ हो लिया जाए। आरसीपी मंत्री बने, मंत्री बनने के बाद जेडीयू ने उनको हटा दिया। हटाने के बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको कुछ काम सौंपा, लेकिन एक भी एमएलए को अपने साथ लेकर नहीं आ पाए। हालत ये हुई कि आरसीपी पूरा बिहार घूम रहे थे, लेकिन उनके पीछे जेडीयू का कोई भी नेता, कोई भी आप कह लीजिए कार्यकर्ता एक अच्छी खासी संख्या में घूमता हुआ नजर नहीं है। और जब आरसीपी सिंह को कहीं जगह नहीं मिली तो आरसीपी सिंह ने प्रशांत किशोर का हाथ थाम लिया। पर क्यों आरसीपी सिंह को निकाला गया था जेडीयू से? अब आरसीपी सिंह के लिए जेडीयू में जगह क्यों नहीं है? ऐसा ललन सिंह भी कर चुके हैं, लेकिन ललन सिंह अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। ललन सिंह जेडीयू छोड़ करके गए थे, वापस जेडीयू में आए, और जो महत्ता आरसीपी सिंह को मिलती थी अब वही महत्ता प्रधानमंत्री द्वारा ललन सिंह को मिल रही है। तो फिर आरसीपी सिंह की इतनी कवायद बेकार क्यों रही और प्रशांत किशोर अलग पार्टी बनाने को मजबूर क्यों हुए? ये सारी बात हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार शिवपूजन झा, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ पंकज भारतीय वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ श्याम किशोर चौबे जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शिवपूजन झा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या आरसीपी सिंह को कहीं से कोई उम्मीद नहीं मिली? क्योंकि पीके और आरसीपी दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े विरोधी थे, और मैं आपको एक कहानी बता सकता हूं कि कैसे आरसीपी ने प्रशांत किशोर को पार्टी से निकलवाया था, कैसे उनके खिलाफ सभी नेता लॉबिंग करने लगे थे। जब नीतीश कुमार ने कह दिया था कि हमारे उत्तराधिकारी होंगे, और इस बात को प्रशांत किशोर घूम घूम कर कहते थे। आज आरसीपी और पीके दोनों एक हो रहे हैं। राजनीतिक मजबूरी है या कुछ और दिमाग में चल रहा है? मैं आपकी दूसरी बात से इत्तेफाक रखूंगा कि राजनीतिक मजबूरी है। आप देखिए कि कितने धूमधाम से इसी आरसीपी सिंह साहब ने अपनी पार्टी लॉन्च की थी, पिछले साल ही की थी, अक्टूबर महीने में। उस वक्त ये दावा किया था कि तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार को ये उतारेंगे। उसके बाद तो फिर एक्चुअली देखिए ग्राउंड रियलिटी जब इनके समक्ष आई तो शायद इनको एहसास हुआ कि भाई इतने बड़े पैमाने पर पार्टी को खड़ा करके चला पाना संभव ना हो। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर, जिनकी कहानी कमोबेश वही है जो आरसीपी की कहानी है, वो भी उसी तरीके से जेडीयू से एक अनसेरेमोनियस एग्जिट उनका भी हुआ जैसे आरसीपी का हुआ। वो भी 18 महीने लगातार यात्रा, 18 जिले की यात्रा कर चुके हैं, जगह जगह मुद्दे उठाते आ रहे हैं, और हमने देखा कि कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस वो उपचुनाव में दर्ज भी करा चुके हैं प्रशांत किशोर। तो दोनों ने बेहतर समझा कि पार्टी को मर्ज किया जाए ताकि एक फॉर्मिडेबल फोर्स के रूप में कम से कम 2025 के चुनाव में उतरे। अब देखिए कि जो कहा जाता था कि मुकाबला इंडिया गठबंधन और
एनडीए के बीच में होगा, वहां पर ये बड़ा एक दिलचस्प थर्ड फैक्टर इमर्ज करके आया है बिहार में। और जैसे जैसे चुनाव की सुगबुगाहट बढ़ती जाएगी, हम देखेंगे कि ये जो थर्ड फैक्टर है, जिसको बहुत लोग कंप्लीटली निगेट करके चल रहे थे, ये ऑल ऑफ अ सडन एक भूमिका में रहेगा। अब ये सिर्फ वोट कटुआ की भूमिका में रहेगा, ये अभी मैं नहीं कह सकता, या फिर अपना ये प्रेजेंस दर्ज भी करा पाएगा, ये मैं अभी नहीं कह सकता। लेकिन जिस हिसाब से ये मुद्दे उठा रहे हैं, अब कल्याण विधा में एंट्री नहीं मिलती है, प्रशांत किशोर इसका मुद्दा उठा रहे थे, हस्ताक्षर अभियान चल रहा था इनका, ये लोगों के पास जाकर के पूछ रहे हैं कि नीतीश ने जो पहले आपसे प्रण किया था कि वो 3 डिसमिल की जमीन और 2 लाख रुपए, वो आपको मिला या ना मिला, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। और सबको पता है कि यहाँ पर अभी भ्रष्टाचार किस तरीके से मुद्दा बना हुआ है। तो कमोबेश दोनों का साथ आना लगभग तय था। दोनों की जो उत्पत्ति एक तरीके से अभी हुए वर्तमान में जो हम कह सकते हैं, उसके फैक्टर्स एक ही रहे हैं। कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार दोनों ही हुए हैं। दोनों को ये एहसास है कि दोनों यूज एंड थ्रो हुए हैं, इसलिए दोनों का साथ आना ये मुझे लगता है कि प्रत्याशित नहीं था। आपको लगता है कि ये प्रत्याशित नहीं था, लेकिन दोनों एक साथ आ गए? श्याम किशोर चौबे जी, दरअसल एक समय ऐसा था जब प्रशांत किशोर को कोई भी नेता देखना नहीं चाहता था। ना ललन सिंह देखना चाहते थे, ना आरसीपी सिंह देखना चाहते थे, ना संजय झा देखना चाहते थे, ना विजेंद्र यादव देखना चाहते थे। और इसी वजह से प्रशांत किशोर का कुछ नहीं चला। उपाध्यक्ष बने वो, और उपाध्यक्ष बनने के बाद भी जब उनकी एक ना चली तो वो बंगाल चले गए, सीएए पे अलग स्टेटमेंट देने लगे। उन्होंने उस समय ट्वीट बोलते थे, अब एक्स पे अपना कमेंट लिखा, वो पार्टी के विरोध में था। सवाल ये उठता है कि बीजेपी के करीब रहने वाले, जेडीयू के करीब रहने वाले दोनों नेताओं को इन दोनों पार्टी में जगह क्यों नहीं मिली? क्या आपको यह लगता है कि दोनों की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थी, या आरसीपी सिंह की जो उपयोगिता थी वो खत्म हो गई जैसे ही नीतीश बीजेपी के साथ आए? और जहां तक पीके का सवाल है, तो पीके को दोनों दल स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर चाहता था, एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर नहीं चाहता था, और पीके अति महत्वाकांक्षी थे। इसलिए दोनों नेताओं को दोनों दल में जगह नहीं मिली, इसलिए इनको नई पार्टी बनानी पड़ी। क्योंकि इन दोनों ने ये दोनों प्रयास तो किया है ना। पीके तो कांग्रेस के पास भी जा चुके हैं, अपने पूरे एजेंडे के साथ जा चुके हैं कि कांग्रेस का रिवाइवल कैसे हो सकता है, लेकिन जब कहीं जगह नहीं मिला तो इन्होंने अपनी पार्टी बना ली। और आशा पार्टी बनाने वाले आरसीपी सिंह को लगा कि अपनी पार्टी चला नहीं पाएंगे, तो वो फिर पीके के साथ हो गए। मतलब दोनों धुर विरोधी एक साथ हो गए, जो कभी नीतीश कुमार के बहुत करीबी हुआ करते थे। देखिए, राजनीति में धुर विरोधी होता कहाँ है? ये उतने विरोधी तो नहीं थे जितने कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। तो एक हो गए ना, एक ही हो गए, मतलब दोनों सट गए तो एक ही हो गए। राजनीति में न कोई बहुत धुर विरोधी होता है, न बहुत प्रिय पात्र होता है। प्रिय पात्र तो गुलाम नबी आजाद भी थे, और अभी देख रहे हैं शशि थरूर पर भी चर्चा चल रही है उधर कांग्रेस में। तो राजनीति में ये कहना ही अब बेकार हो गया है कि धुर विरोधी थे या बहुत करीबी। सब मौके की राजनीति करते हैं। दूसरी बात की, जो मेरा मानना है, किसी भी पार्टी में दे लीजिए, किसी में भी लोकशाही की बात सभी करते हैं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं की सभी बात करते हैं, लेकिन चलती तानाशाही ही है। पार्टी लेवल पे हर पार्टी में 1, 2, 3, 2.5, 2.25 ऐसे लोग होते हैं जो कि पार्टी को चलाते हैं, और वो जो चाहते हैं सो होता है। बाकी लोग तो केवल जय जयकार करते हैं। इन दोनों की जो बात है, तो फैक्ट ये है कि दोनों राजनेता हैं नहीं, दोनों की खून में राजनीति नहीं है। आरसीपी आए सर्विस सेक्टर से, और ये तो मैनेजमेंट गुरु बन के आए थे प्रशांत किशोर। फिर धीरे धीरे इनको लगा, और राजनीति में, अपनी भारतीय राजनीति में एक नहीं अनेक उदाहरण है कि लोग गए किसी काम से राजनेता के पास, वहां सटे, कोई काम करने लगे, और करते करते फिर उनके अंदर भी महत्वाकांक्षा जगी कि जब मैं इसके लिए इतना कर सकता हूं तो खुद के लिए क्यों नहीं कर सकता। तो ये अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये होगी कि ये आगे करेंगे क्या, इनका क्या हश्र होगा। अभी तक जो
प्रशांत किशोर के खाते में है कि जो 4 उपचुनाव हुए लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में, उसमें इनको जहां तक मेरे ध्यान में है कि 9-10% वोट आया था इनके लोगों को। अगर ये सिलसिला आगामी चुनाव में फुल जो असेंबली का फुल कोर्स इलेक्शन होना है, उसमें अगर ये सिलसिला बनाए रखते हैं तो कुछ सीटें भी निकाल सकते हैं और किसी को इस कभी कहीं इसको कहीं उसको डैमेज भी कर सकते हैं। जो नई पार्टियों का हश्र होता है, मैं आपको उदाहरण देके कह सकता हूं कि अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 6-7 महीने पहले झारखंड में चुनाव हुआ था। ऐसे ही एक नई पार्टी उभरी थी और उसको माना जा रहा था कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। हाँ, उसने कुछ वो वोट कटवा बन के रह गई, केवल 1 सीट जीत सकी, जबकि उसने सबसे ज्यादा, इवन बीजेपी से भी ज्यादा सीटें खड़ी की थी अपने 68-69, शायद 81 में 68 कैंडिडेट्स दिए थे। उसके पहले लीजिए, जो अभी झारखंड में भाजपा के अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उनकी पार्टी थी, तो उन्होंने 2014 में तो सभी 81 सीटों पे कैंडिडेट दिया था। लेकिन उससे होता क्या है इस 2014 नहीं, सॉरी 2019 में, तो ये अभी कर रहे हैं। हाँ, इनके पास एक चीज होगा जो मैं अनुमान लगा रहा हूं कि एनडीए के दलों से और इंडिया ब्लॉक के दलों से जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, उनके लिए एक बहुत बढ़िया आश्रय स्थल बन गए हैं। और उसके बाद ये लोग करेंगे क्या चुनाव में? अभी तो चूंकि परखे हुए नहीं हैं, इनकी परख नहीं हुई है, पॉलिटिकल चुनावी राजनीति में इनकी परख नहीं हुई है। और आरसीपी सिंह अपने बल पे क्या कर सकते हैं, सो सारी बातें आपने कह दी, मुझको कहने की अब जरूरत है नहीं कि वो एज ए पॉलिटिकल लीडर, टॉप क्लास पॉलिटिकल लीडर स्थापित नहीं हो सके हैं। भले ही अध्यक्ष बन गए, जेडीयू के अध्यक्ष बन भी गए थे तो नीतीश कुमार की कृपा से बने थे, सीधी सी बात है। उसके बाद मंत्री बने थे तो जेडीयू में होने के कारण बने थे, लेकिन वहां लगा हुआ है कि नीतीश कुमार के न चाहते हुए बन गए थे, भाजपा से सटने लगे थे, और सटने लगे थे तो वहां तो इनका काम सधा नहीं, इसीलिए नीतीश कुमार ने इनको दोबारा राज्यसभा में भेजा नहीं। अभी तक चुनावी राजनीति में ये लोग दोनों, एक मुखिया का भी तो चुनाव नहीं जीत पाए है ना। तो इनके विषय अरविंद केजरीवाल का कि आए तो छा गए, आते ही छा गए, तो अभी कहना मुश्किल होगा। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो इक्वेशंस अभी तक बने हैं टिल द डेट, इसमें ये बहुत उम्मीद तो नहीं जताते हैं, लेकिन यहां वहां उनको डैमेज जरूर करेंगे, मेरा ये मानना। चलिए, डैमेज करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज भारतीय भी हैं। पंकज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पप्पू सिंह की भी एंट्री हो गई, आरसीपी सिंह की भी एंट्री हो गई, और ये देख लीजिए मनोज भारती पहले से ही प्रदेश अध्यक्ष हैं, पप्पू सिंह अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, प्रशांत किशोर को सब जानता है, आरसीपी सिंह भी नीतीश कुमार के मैनेजर कहे जाते थे, नंबर 2 की हैसियत थी। क्या इन सब के एक साथ आने से आप कोई बड़ा राजनीतिक धमाका देख रहे हैं क्या? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। पंकज जी, जी, अब जिन लोगों की बात आपने कही है, जिन लोगों का नाम कहा है, उनके बारे में मैं बारी बारी से बताना चाहूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और पप्पू सिंह जी की। तो पप्पू सिंह जी भले ही बिहार में नेता के रूप में बड़े स्तर पर नहीं जाने जाते होंगे, लेकिन सीमांचल में उनका थोड़ा प्रभाव जरूर है। वो 2 बार यहाँ के सांसद भी रह चुके हैं और उनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है। तो ऐसे में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से और कहीं कोई फर्क पड़े न पड़े, लेकिन सीमांचल के इलाके में वो जरूर थोड़ा सा प्रभाव डाल सकते हैं। बहुत इसलिए नहीं डाल सकते हैं कि वो 2014 में जबकि मोदी लहर चल रही थी, उस समय में उन्हें एक बिल्कुल युवा चेहरे संतोष कुशवाहा ने चुनाव में पराजित किया था। तो जाहिर सी बात है कि जो उनका दायरा बहुत विस्तृत नहीं है, वो
हाँ सीमित स्तर पर जरूर है। रही बात आरसीपी सिंह जी की, तो आपको भी पता है और अब कि आरसीपी सिंह राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। वो बिल्कुल हाशिए पर थे। जदयू से निकलने के बाद कुछ दिन तक उनको पनाह मिली भाजपा में, लेकिन वहां भी ज्यादा दिन तक नहीं रहे। और अब उनके लिए जो है पॉलिटिकल सर्वाइवल बहुत महत्वपूर्ण था। और अब अंतिम में उनको लगा कि जो शायद प्रशांत किशोर से जुड़ जाने के बाद कुछ नया हो सकता है। रही बात पीके की, तो पीके तो मान लिया रणनीतिकार रहे हैं। कई जगह वो घूम कर आए हैं, कांग्रेस में से भी नजदीकी रही है उनकी, इसके बाद भाजपा से भी रही है, तमाम जगह से। तो उनकी अब राजनीतिक रणनीतिकार से अब वो खुद को एक नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, कोई बुरी बात भी नहीं है। तो ऐसे में उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, तो इस रास्ते वो पूरी करना चाहते हैं। और रही बात जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष की, तो मेरे ख्याल से वो एक ब्यूरोक्रेट के रूप में ही पहले से जाने जाते रहे हैं। उनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा नहीं है। ऐसे में अगर सब लोग मिल करके भी, मुझे ही नहीं लगता है कि कुछ बहुत बड़ा कुछ करने में ये कामयाब होंगे। अब ये तो परिस्थितियां तय करेंगी कि अंततः वो खुद अपनी जगह बना पाते हैं, अपना राजनीतिक अस्तित्व बना पाते हैं, या फिर वो वोट कटवा बनकर रह जाते हैं। पंकज जी, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन अगर हम उपचुनाव की बात करें शिवपूजन झा जी, तो 1-2 सीट पर तो इनका बड़ा प्रभाव दिखा था। चर्चा बीच बीच में ये भी उठती रही है कि चिराग इनके साथ आ सकते हैं, पर कल जिस तरीके से चिराग नीतीश कुमार से मिले हैं, उसके बाद से संभावना जताई जा रही है कि चिराग को जिस बात का कन्फ्यूजन था, शायद बीजेपी और जेडीयू ने उसको एड्रेस किया है। तो क्या बतौर राजनीतिक दल जन स्वराज पार्टी को आप इफेक्टिव पार्टी के तौर पर देख रहे हैं? भले ही ये कहते हो कि हम जिसके साथ गए उसको जिता दिए, हीरो बना दिए, अब हमें लगा कि हम खुद क्यों नहीं बिहार की जनता को जिताएं। 35 साल से जो समाजवादी नेता बिहार को रूल करते रहे, उन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया। और अभी ये 120 दिन की यात्रा भी करने जा रहे हैं। शुरू भी ये सिताब दियारा से करेंगे। पॉलिटिकल मूवमेंट तो इनका दिखता है, राजनीतिक सक्रियता तो दिखाई पड़ता है, पर जिस तरीके की राजनीति बिहार में होती है, उसमें कहीं भी ये फिट दिखाई पड़ रहे हैं क्या? देखिए पंकज जी, सबसे पहले तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि आप जब प्रश्न करते हैं तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके प्रश्न करने के अंदाज में जो एक क्यू होता है, बहुत हद तक विश्लेषण आप कर चुके होते हैं। और मुझे लगता है कि वो लाइन एंड लेंथ बहुत सटीक होती है, आपकी बहुत जबरदस्त होती है। देखिए, बिहार की राजनीति में अभी अगर मुझे लग रहा है तो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन पे कोई है तो चिराग पासवान है। एक दौर वो भी था जब पार्टी लगभग इनके हाथ से निकल चुकी थी। चाचा ने जो एक तरीके से विद्रोह कर दिया था, तमाम इनके एमपी चिटक करके चले गए थे। ये खुद को बार बार मोदी का हनुमान बताते नजर आ रहे थे। बंगला भी छीन गया और उसके बाद कयास ये लगाया जा रहा था, क्योंकि बार बार एक तरीके से ओपन इन्विटेशन था तेजस्वी यादव का कि आप हमें ज्वाइन कर ले। लेकिन चिराग पासवान उस वक्त तटस्थ रहे। चिराग पासवान टस से मस नहीं हुए और बार बार ये कमिट करते रहे कि वो मोदी के हनुमान ही है। और कहीं ना कहीं जो स्ट्राइक रेट चिराग पासवान का रहा इस बार के लोकसभा चुनाव में, उसके बाद तो इनका कद काफी बढ़ा है। दूसरी अहम बात यह है कि ही हैज डेस्परेटली ट्राइड टू बरी द हैचेट। नीतीश कुमार के धुर विरोधी के रूप में 2020 में देखे गए थे। कई लोगों का ये कहना था कि चिराग पासवान जो प्लांट है भाजपा की तरफ से, ताकि जदयू का स्ट्राइक रेट कम हो, बार्गेनिंग कैपेसिटी जदयू की कम हो जाए और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का कद छोटा हो। ऐसा हुआ भी, जबरदस्त तरीके से डेंट किया चिराग पासवान ने। लेकिन उसके बाद अब एक दौर ऐसा आया है जहां चिराग पासवान ने अपनी अहमियत का एहसास जदयू को भी करा दिया है और अपनी अहमियत का एहसास भाजपा को भी करा दिया है। तो मुझे लगता है कि अभी आगे आने वाले दिनों में जो सीट बंटवारे का फॉर्मूला होगा, वहां पर चिराग पासवान बहुत कंफर्टेबली प्लेस्ड है। बहुत ज्यादा उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपने एक एंगल ये भी थ्रो किया, यहाँ पर जाहिर तौर पर पूरे राजनीतिक गलियारे में चर्चा ये आम है कि प्रशांत किशोर को भी वो ज्वाइन कर सकते हैं क्या। चर्चा ये आम थी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि प्रशांत किशोर से इनकी नजदीकियां किसी भी तरीके से होंगी। देखिए, चिराग पासवान की जितनी राजनीति मैं समझ पा रहा हूं, इनके पिताजी खुद
मौसम वैज्ञानिक कहलाते थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये उनसे भी बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं। इनको पता है कि आने वाले दिनों में होना क्या है, किस करवट उठ बैठेगा, और इसी वजह से अपने जो ये मोहरे चल रहे हैं बहुत सटीक विश्लेषण के बाद ही चल रहे हैं। तो चिराग पासवान की स्थिति काफी कंफर्टेबल है। मुझे नहीं लग रहा है कि चिराग पासवान इधर से उधर छिटकेंगे, और जो पोस्चरिंग इनकी चल रही है उस पोस्चरिंग के तहत इनको सीटें भी ठीक ठाक मिल जाएंगी। दूसरी अहम बात है कि हम पोस्चरिंग देख रहे हैं जदयू के तरफ से भी। अभी जदयू के अंदर से ही इस तरीके की बातें निकल करके सामने आई कि उनको 120 से 125 सीटें चाहिए, बावजूद इसके कि पिछली बार उनका स्ट्राइक रेट क्या था ये सबको पता है। तो आने वाले दिनों में जहां एक तरफ इंडी गठबंधन या कह लें महागठबंधन के अंदर सिर फुटबॉल की स्थिति हम देखेंगे, वैसी स्थिति एनडीए में भी होगी, लेकिन एनडीए में कुल मिलाकर के चिराग पासवान की स्थिति मुझे काफी मजबूत नजर आ रही है। मुझे नहीं लग रहा है कोई एक तात्कालिक कारण ऐसा अभी या कोई ट्रिगर पॉइंट ऐसा होगा जहां चिराग पासवान छिटक करके दूसरे पाले में जा सकते हैं। या तो हम इंडी गठबंधन की बात कर ले या फिर हम प्रशांत किशोर की बात कर ले। देखिए, प्रशांत किशोर की एक कवायद जरूर हो रही है। ये काफी लंबे वक्त से बिहार के तकरीबन हर इलाके का दौरा कर रहे थे। एक फीडबैक मैकेनिज्म इन्होंने इवॉल्व किया था, लोगों के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन इनका था। शायद यही वजह थी कि हमने जो उपचुनाव देखा, उपचुनाव में तकरीबन 10% के आसपास वोट ये लाने में सक्षम हुए। तो कम से कम वोट कटुआ के रूप में इवॉल्व करके इन्होंने खुद को दिखा दिया है। अब जो दमखम लग रहा है, अब हम पप्पू सिंह की बात कर ले, हम आरसीपी की बात कर ले, और मुझे लग रहा है अभी जो डिसग्रंटल्ड लॉट होगा इंडिया गठबंधन के खेमे से या एनडीए के गठबंधन के खेमे से, वो डिसग्रंटल्ड लॉट के लिए ये एक तरीके से लॉन्च पैड का काम करेगा। ये उनके लिए एक कंफर्टेबल पोजीशन बन जाएगा। तो जन सुराज की तरफ और भी लोग आने वाले दिनों में आएंगे, और चर्चा तो कम से कम बिहार में इस बात की शुरू हो गई है कि क्या जन सुराज एक ऑल्टरनेट फोर्स तो क्या दिख रहा है। हाँ। मुझे लग रहा है दिस इज द एंड ऑफ द रोड फॉर नीतीश कुमार। 2025 के आगे मैं उनका बहुत बड़ा भविष्य नहीं देख पा रहा हूं। सेहत को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, निर्णय को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी अहम बात यह है कि क्या भाजपा कोई नीतीश के समकक्ष नेता डेवलप कर पाई है। हम पाते कि नहीं, वहां पर भी एक वैक्यूम है। अब हम दूसरे खेमे में देखें, एक फॉर्मिडेबल फोर्स राजद है, जिसका एमवाई समीकरण की वजह से वो 30-31% से बैटिंग की शुरुआत ही करते हैं। वहां पर हमें पता है कि परिवार के अंदर ही कलह है। मीसा भारती के अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, तेजस्वी यादव के अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं। लालू कब तक परिवार की और पूरे पार्टी की बागडोर और उसको कब तक एक सूत्र में पिरो करके रखेंगे, यानी कि वहां पर भी जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट है वो सरफेस होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो तमाम नेता हैं, प्रशांत किशोर की बात कर लें या फिर जो दूसरे ऐसे नेता हैं, ये सिर्फ 2025 के मद्देनजर राजनीति अपनी नहीं कर रहे हैं, कम से कम अपनी जमीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि एकाएक 25 में इनका कितना प्रेजेंस होता है ये मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन जो वैक्यूम क्रिएट होगा, पॉलिटिकल वैक्यूम, उसमें ऑल ऑफ अ सडन आप पाएंगे कि ये अपने आप को स्क्वीज कर पाएंगे वहां। शिवपूजन जी, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है और मुझे लगता है कि दर्शक भी इस बात को जानना चाहते होंगे। ठीक है, प्रशांत किशोर के पास उम्र भी बड़ी लंबी है, अगर कहा जाए तो वो कम से कम 30 साल तो राजनीति कर ही सकते हैं, पर ये स्थिति आरसीपी सिंह के साथ नहीं है। प्रशांत किशोर राजनीति में आए, एक्टिव पॉलिटिक्स में, तो पहले वो 2 साल गांव-गांव घूम करके उन्होंने साबित किया कि मैं जमीन का राजनीतिक बनना चाहता हूं, मैं आसमान से टपकना नहीं चाहता। और क्योंकि लोग उनको चाणक्य पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट तरह तरह की बात कहते थे और कहते थे ये तो पैसा कमाने वाला है, ये राजनीति कैसे करेगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने इसको झूठलाने का प्रयास किया। लेकिन आरसीपी सिंह भाई उत्तर प्रदेश से आते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन जाते हैं, 2010 में राज्यसभा चले जाते हैं, पार्टी के नंबर 2 स्थापित हो जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, और वहां तक पहुंचने के बाद सीधा इनका डाउनफॉल होता है। नीतीश कुमार की नज़र में इस तरीके से चुभ जाते हैं। और इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है, मैं आपको बताना चाहूँगा। दरअसल जब ये केंद्र की राजनीति कर रहे थे और मंत्री बने हुए थे, तो मंत्री बनने से पहले की भी कहानी है। 2019 में संजय झा को दरभंगा से लड़ाना था और इनको जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप राज्यसभा में हैं, आप बीजेपी से बात करिए। बीजेपी और जेडीयू के बीच में ये सेतु का काम करते थे। तो इनसे कहा गया कि दरभंगा संजय झा लड़ेंगे, आप जेडीयू के लिए मांगिएगा सीट।
ये नीतीश कुमार को, जेडीयू के टॉप लीडरशिप को हमेशा आश्वस्त करते रहे कि बीजेपी से बात चल रही, और जब बात फाइनल स्टेज में आई, जब टिकट को लेकर के बातचीत होने लगी, तो बीजेपी ने कहा हम तो गोपाल जी ठाकुर को लड़ाने जा रहे हैं, आपकी तरफ से तो कोई बात ही नहीं हुई। और 2019 में दरभंगा छूट गया और इनकी पोल खुल गई। दूसरी बड़ी बात कही जाती है कि केसी त्यागी को गवर्नर बनाने की बात थी, इनको भेजा गया केसी त्यागी को गवर्नर बनाइए, बात करिए। ये बात करने की बजाय बीजेपी के टॉप लीडरशिप से केसी त्यागी का बात तो इस तरीके से करने गए कि अरे कोई गाजियाबाद का है जो कुछ कुछ बोलता रहता है, उसको हमारे बॉस चाहते हैं कि गवर्नर का पद मिल जाए। तो जिनको कहने गए थे वो भी हैरान हो गए कि ये तारीफ करने आए हैं या बुराई करने आए हैं। और आप लोग ये बेहतर जानते होंगे कि ललन सिंह का बेहतर कुर्ता पजामा सिलाकर रखा रह गया, बंडी वंडी सिलाकर रखे रह गए, और उनको भी कहते रहे आपकी बात चल रही है, और 2019 में मंत्री नहीं बनाया गया। और फाइनली जब एक मंत्री पद ऑफर किया गया तो ये खुद बन गए, और उसके बाद फिर सब लोगों ने इनका भी काम लगा दिया और नीतीश कुमार इनसे नाराज भी हो गए। सवाल यह है कि हर समय सत्ता में रहने वाले, सत्ता की मलाई खाने वाले श्याम किशोर चौबे जी क्या जन स्वराज पार्टी में आकर के उस तरीके से सड़कों पे संघर्ष कर पाएंगे जिस तरीके से प्रशांत किशोर कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि एक आईएएस ऑफिसर जो सेक्रेटरी रहा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा, एक स्टेट चलाया, मिनिस्टर बना, अब वो सड़क पे उतर के संघर्ष करेगा कि 2025 नहीं 2030 में रहा है, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं? क्या इतना दिन पेशेंस रख पाएगा श्याम किशोर चौबे जी? लगता है मेरी आवाज इन तक नहीं पहुंच पा रही है। पंकज भारती जी, मैं आपसे यह सवाल करूंगा और यही सवाल मैं शिवपूजन जी झा जी से भी पूछूंगा। देखिए पंकज जी, जो आप देखिए, खास करके अगर हम अपने इलाके कोसी सीमांचल और मिथिलांचल की अगर हम बात करें, तो इस दल से जो जो लोग जुड़े, तो अगर हम कह लें कि जो इसमें जितने भी लोग थे वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ओतप्रोत लोग थे और उनको एक शरण स्थली चाहिए थी। कई जो दूसरे दल में जो लोग, जो नेता हाशिए पर धकेल दिए गए थे, या फिर जो भी कल तक किसी जगह किसी जिले में डीएम थे, किसी जगह में कमिश्नर थे, या फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या फिर चीफ इंजीनियर से रिटायर्ड लोग थे, वो लोग अब जब मान लिया अपनी नौकरी वाली पारी समाप्त कर चुके हैं, तो उन्होंने अब राजनीति का रुख किया है। तो कुल मिलाकर के ऐसे लोगों का जमावड़ा यहाँ अधिक दिखता है। और आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर बहुत लंबे समय तक इनकी कोई राजनीतिक पारी नहीं होगी, यह तय है। ऐसे में हम तो यही मानते हैं कि जो अधिकांश इसमें जो एक बड़ी संख्या, जो बाद में अब क्या होता है नहीं होता है हम नहीं कर सकते हैं, आगे आने वाले समय में किस तरह के लोग इससे जुड़ते हैं, लेकिन जो है राजनीति के क्षेत्र में जो भटकती हुई आत्माएं हैं, जिन्हें चुनाव लड़ना है, जो अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाना चाहते हैं, उन लोगों का यहाँ जनसुराज में जमावड़ा है और ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है। ऐसे लोगों को साथ लेकर के जनसुराज या पीके कितनी दूर तक चल पाते हैं, यह कह पाना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। नहीं, पर आप कह तो रहे हैं भटकती हुई आत्मा। सवाल यह है कि मोनाजिर हसन जैसे लोग भी तो आए थे, शिवपूजन झा जी चल नहीं पाए, लंबे समय तक चल नहीं पाए, उन्होंने पीके के लिए बहुत भला बुरा कहा और पार्टी छोड़ दिया उन्होंने। बड़ा सवाल यह है कि पीके पप्पू सिंह को बड़ा पद देंगे या आरसीपी सिंह को देंगे, और ऐसे कई सारे महत्वाकांक्षी व्यक्ति जब पार्टी में आएंगे तो पीके संभाल कैसे पाएंगे? जी बिल्कुल, आपने मोनाजिर हसन की बात करी। हम जो मिथिलांचल के एक बड़े नेता थे देवेंद्र यादव, उनकी हम बात करेंगे। इसके बाद आप बृषण पटेल की हम बात करेंगे। तो कई ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी अब पहले वाली पार्टी में कोई बहुत बड़ी अहमियत नहीं रही, और सच भी यही है कि अब बड़ी भूमिका वो निभाने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे लोगों को संभाल पाना निश्चित रूप से पीके के लिए और आरसीपी के लिए भी आसान नहीं होगा। पंकज जी,
नहीं, ठीक है, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये आसान नहीं होगा, ये सारी बातें ठीक है। श्री पूजन झा जी, मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूं कि आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर की तरह सड़क पर संघर्ष कर पाएंगे, ऐसा आपको दिखाई पड़ता है? इस तरह का पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो उनका है नहीं। वो नौकरी में थे, सीधा राजनीति में आए, उसमें भी उन्होंने कोई ज़्यादा संघर्ष तो किया नहीं, कुछ ही समय में नंबर 2 बन गए, राज्यसभा चले गए। तो आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जो 2030 की पारी खेल रहे हैं, जैसा आपने कहा, उतनी लंबी सोच आरसीपी सिंह भी रख रहे होंगे? देखिए, कितनी लंबी सोच रख रहे हैं आरसीपी ये मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन हाल के दिनों में जो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज से मैं अंदाजा लगा पा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि वो तात्कालिक कारणों से पूरी तरह से गाइडेड हो रहे हैं। आपको याद होगा पंकज जी, एक दौर वो था जब एट्रीब्यूट किया जा रहा था जदयू को ग्रास रूट्स तक पहुंचाने में, यानी कि बूथ तक पहुंचाने में आरसीपी की अहम भूमिका थी। ये भी कहा जा रहा था कि आरसीपी की पकड़ जदयू के संगठन में बहुत जबरदस्त है। सुबह से शाम तक मैं देखता था कि आरसीपी का घर जो है, ऑफिशियल जो बंगलो हुआ करता था तब जब वो जदयू में थे, तो वो इट यूज्ड टू बी बजिंग विद एक्टिविटी, बहुत ज्यादा गतिविधि वहां पर होती थी। देखिए कहां से दूरी शुरू हुई, तो जब महत्वाकांक्षा जागी और सत्ता की मलाई ये करने लगे, बाकी फिर जो ललन सिंह या फिर जो और दूसरे खेमे के लोग थे, उनको ऐसा एहसास हुआ कि आरसीपी सिंह यूनिलैटरल डिसीजन ले रहे हैं, तो उसके बाद नीतीश कुमार को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आरसीपी के खिलाफ जानकारियां दी जानी शुरू हुई। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि आरसीपी का आखिर क्या हश्र हुआ। भाजपा को भी महसूस हो गया कि आरसीपी को जो जिम्मेदारी दी जाती है, आरसीपी वायदा तो बहुत करते हैं, वो बताते तो हैं कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली डिलीवरेबल कुछ होता नहीं, वो डिलीवर कर नहीं सकते हैं। और इसके बाद कहीं ना कहीं आरसीपी को ये फीलिंग आती है कि ही हैज बीन यूज्ड एंड थ्रोन, और ऐसी स्थिति में अपनी एक पार्टी वो बना देते हैं अक्टूबर महीने में पिछले साल। अब उस पार्टी को हम देखते हैं कि पार्टी लॉन्च तो हुई, लेकिन नेपथ्य में पार्टी का कहीं कोई चर्चा नहीं है। अभी हाल में एक आईपीएस अधिकारी ने भी एक पार्टी लॉन्च की और आप देख रहे हैं कि पार्टी भी कहीं ना कहीं नेपथ्य में है। इसके पहले भी ऐसी कोशिश हुई, प्लूरल्स करके एक पार्टी, पुष्पम प्रिया, फ्रंट पेज ऐड आता है और सिर्फ चुनाव के वक्त में वो फ्रंट पेज ऐड आता है तमाम अखबारों में, और उसके बाद फिर वो पार्टी कहाँ गायब हो गई। तो आरसीपी के लिए डू और डाई सिचुएशन में कहूंगा है। अगर वो सड़क पर उतरकर राजनीति कर सकते हैं तो उनके साथ कुछ फैक्टर्स हैं जो उनके पक्ष में जा सकते हैं। उसी इलाके से आते हैं जिस इलाके से कि नीतीश कुमार हैं, कुर्मी हैं, ये भी एक कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का भी अनुभव है, पार्टी पे पकड़ का भी इनको अनुभव रहा है, लेकिन ग्रास रूट पॉलिटिक्स में खुद कभी इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। इनके लिए एक मौका है, बड़ा सुनहरा मौका है। अगर अपना पॉलिटिकल एक चाहते हैं कि पोस्चरिंग करें या पॉलिटिकली इनकी एक आइडेंटिटी हो, तो ये मौका इनके लिए, आरसीपी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इतनी मेहनत करेंगे या नहीं करेंगे मैं नहीं कह सकता। नहीं, आप ये बड़ी आपका आकलन बहुत सही है, मुझे लगता है मैं भी कुछ इसी लाइन पे सोच रहा था। लेकिन एक सवाल आपसे और करूंगा। ठीक है, जेडीयू का विश्वास खो दिए, जेडीयू मतलब नीतीश कुमार का भरोसा तोड़े तो जेडीयू का भरोसा तोड़ दिए। अब बीजेपी ने भी इनको एक टास्क सौंपा था, जो मेरी जानकारी है, क्योंकि जब जेडीयू बीजेपी से अलग हुई 2022 में और कहा गया कि आरसीपी को लगाया गया था हमारी पार्टी तोड़ने के लिए, ये इस तरह का आरोप बीजेपी पे लगा था। और ये जान लीजिए आरसीपी सिंह फिर राज्यसभा नहीं भेजे गए और फिर पार्टी से निकाल दिए गए, उन पर करप्शन का भी आरोप लगा, सारी बातें। और बीजेपी के बड़े नेताओं से ये मिलते रहे, मेरी जानकारी में ये कहते थे कि मेरे साथ इतने विधायक हैं, मेरे साथ इतने लोग आ जाएंगे, लेकिन अंत तक ये एक भी विधायक या कोई ऐसा पार्टी का संगठन अपने साथ ला नहीं पाए। और इनको अपनी असलियत पता लग गई कि इनके साथ कोई भी नहीं, और फिर बीजेपी ने भी तवज्जो देना बंद कर दिया और ये बीजेपी से भी बाहर आ गए। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ठीक है, अब नीतीश कुमार का विकल्प उनकी बिरादरी में तो कोई नहीं है, और नीतीश कुमार अपने सामने इनको मतलब अब फिर से दोबारा जगह भी नहीं देंगे। ललन सिंह को दे दिया, इनको तो नहीं देंगे, इनका नाम सुनते ही भड़क जाते हैं।
तो क्या मौजूदा परिस्थिति में आप देख रहे हैं कि जन सुराज में रहते हुए पॉलिटिकली एक्टिव रहना चाह रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में जब नीतीश बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएंगे तो उनको रिप्लेस करने की क्षमता इन्हीं में है। और शायद यही वजह है कि जब जन सुराज पार्टी नीतीश सरकार के खिलाफ बोल रही थी कि उनके गांव में घुसने नहीं दिया गया, ये नीतीश का स्वभाव नहीं रहा है, ये उनके आसपास के लोगों का स्वभाव रहा है जो नीतीश की अवस्था का फायदा उठा करके सरकार चला रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं। तो क्या आप इस तरफ देख रहे हैं कि दरअसल आरसीपी आगे क्या सोच रहे हैं? देखिए, सोच तो उसी लाइन पे रहे हैं जो लाइन आपने अभी सजेस्ट किया पंकज जी। सीधी बात है कि इन सबको पता है कि नीतीश कुमार के बाद जो जबरदस्त पॉलिटिकल वैक्यूम बनेगा वो वहां पर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में निशांत नहीं आ सकते। निशांत अभी परिपक्व नहीं हुए हैं। हालांकि कई बार ये कयास लगाया गया कि शायद निशांत को इंट्रोड्यूस किया जाएगा पॉलिटिक्स में, लेकिन मुझे लगता है कि अब काफी देर हो चुकी है। अगर इंट्रोड्यूस भी होगा तो बहुत सिस्टमेटिक उनका ग्रोथ होना है, पैराशूट ड्रॉपिंग उनकी नहीं होनी है। अब रही बात की जदयू के अंदर अभी 4 ऐसे पिलर्स हैं जो लगभग तमाम निर्णय ले रहे हैं, तमाम फैसला ले रहे हैं, लेकिन 4 के 4 नेता कोई सक्सेसर ऑफ नीतीश कुमार नहीं हो सकता। अशोक चौधरी नहीं हो सकते, संजय झा नहीं हो सकते, ललन नहीं हो सकते। आप समझ रहे हैं मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं। ना कास्ट इक्वेशंस पे वो फिट बैठ रहे हैं, ना उस तरीके की पकड़ की बात है। यहां पर ही मुझे लगता है कि आरसीपी को ये महसूस हो रहा है कि शायद वो स्क्वीज इन कर सकते हैं। एक जो इमर्ज करेगा वैक्यूम नीतीश कुमार के बाद, उस वैक्यूम, उस गैप को फिल कर सकते हैं और वाइडली एक्सेप्टेबल एक चेहरा बन सकते हैं। लेकिन जैसा कि बार बार कहा जाता है, देयर इज ऑलवेज सो मच ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द कप एंड द लिप्स। वैसी स्थिति है, काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी, ग्रास रूट पॉलिटिक्स इनको समझनी पड़ेगी। और अगर अब जन सुराज में गए हैं तो इनको तैयार रहना पड़ेगा कि अगर प्रशांत किशोर खुद पैदल यात्रा कर सकते हैं, 18 जिले के लोगों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर सकते हैं, वैसी ही कोई मतलब कार्यक्रम की रूपरेखा इनको तैयार करनी पड़ेगी। अब वक्त इनके पास बहुत कम है, बहुत कम वक्त है, और इसी कम वक्त में इनको खुद की पोस्चरिंग करनी पड़ेगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि बहुत सारे दावेदार हैं और तमाम दावेदार बैठे हुए हैं कि पॉलिटिकल वैक्यूम जो इमर्ज करेगा उसको कैसे उस गैप को भरा जाए। चिराग पासवान का हमने पहले ही जिक्र कर लिया, ऐसे बहुत सारे और दूसरे नाम की लगातार चर्चा हो रही है। दूसरे आईएएस अधिकारी हैं जो रिटायर हो चुके और नीतीश के काफी करीबी बताए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनको बहुत फास्ट निर्णय लेकर के अपना प्रेजेंस पॉलिटिकल स्पेस में फिर से एक बार दर्ज कराना ही पड़ेगा। पॉलिटिकल स्पेस में फिर से दर्ज कराना पड़ेगा, पर उसके लिए जो मंच इन्होंने चुना है जन सुराज का, वो कितना इफेक्टिव होगा ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। श्याम किशोर जी, आप बीच में आपसे बात नहीं हो पा रही थी, मैं यही सवाल आपसे क्योंकि आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की थी झारखंड के लिए कि एक तीसरा फोर्स उभरने का कोशिश किया, कुछ जगह पर उसने डेंट जरूर पहुंचाया, लेकिन फिर वो इफेक्टिव दिखा नहीं। जन सुराज को आप उसी लाइन में देख रहे हैं, या जो ये बड़े बड़े नामचीन लोग आ रहे हैं? नामचीन लोग अपने फील्ड में थे, राजनीति का कोई लंबा अनुभव नहीं है, सीधी राजनीति इनमें से किसी ने नहीं की है। पप्पू सिंह चुनाव जरूर लड़े हैं पर पूर्णिया से बाहर निकल नहीं पाए। ऐसे में आपको दिखाई पड़ रहा है कि एक पोटेंट पॉलिटिकल फोर्स के रूप में ये जन सुराज पार्टी आने वाले समय में बिहार में दिखाई पड़ता है क्या? एक कहावत है, हिंदी में बहुत मशहूर कहावत है कि नाई नाई कितने बाल, तो हुजूर बस सामने है। तो 5-6 महीने का इंतजार है, अभी कहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जिस ढंग के लोग इनके पास अभी जुटे हैं, इंक्लूडिंग प्रशांत किशोर, जिनके पास खुद भी चुनावी राजनीति का कोई अनुभव भले न हो, लेकिन तमगा तो नहीं है, अभी तक खुद वो चुनाव लड़े नहीं है। आरसीपी भी कभी चुनाव नहीं लड़े हैं। उधर जिस पप्पू सिंह या उदय सिंह की बात कर रहे हैं, तो उदय सिंह 2 बार जरूर चुनाव जीते हैं, उनकी मां भी जीती हैं, उनके परिवार में एनके सिंह भी हैं। लेकिन पप्पू सिंह अगर इतना ही महत्वपूर्ण होते, पप्पू सिंह और उदय सिंह, तो भाजपा जैसी पार्टी छोड़ के इधर आते क्यों, या इनको छोड़ना क्यों पड़ता?
वो वहां भी अनुपयोगी हो चुके थे। हाँ, उनके पास एक खासियत है कि बहुत बड़े जमींदार हैं और वो प्रभाव है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए अब जमींदार और उस ढंग का प्रभाव बहुत मायने नहीं रखता है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। रही बात इनके पास जमावड़े की, तो जो बाकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, हर किसी ने कहा और अनुमान ही नहीं, ये सच्चाई है, खुली सच्चाई है कि जिन लोगों को इंडिया ब्लॉक में या एनडीए ब्लॉक में जिनको नहीं मिलेगा टिकट, जिनका टिकट कटेगा और जो एस्पिरेंट है जिनको नहीं मिलेगा, वो भाग के इधर आएंगे ही। यहाँ आने से ऐसे लोगों के जमावड़े से जीत जाना, सरकार बना लेना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। व्यावहारिक राजनीति में ऐसा नहीं होता है, शायद कभी कभी होता है, अन्यथा नहीं। लेकिन ये कितना कर पाएंगे और किसको कितना डैमेज करेंगे, हाँ, एक ये कहिए कि इनका एक महत्व इतना तो जरूर हो गया है कि इनसे लोग थोड़ा बच के चलें कि भाई देखो, इस पे नजर रखो, हमारा कहीं पर कितना वोट ये काट सकता है। इसके अलावा मुझको अब भी फिलहाल कोई बहुत उम्मीद नजर नहीं आती है। रही बात जो अभी चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार घिरे हुए हैं, आरसीपी सिंह, तो जो बात कहनी नहीं चाहिए थी लेकिन मैं कह दे रहा हूं। पहले जो आरसीपी टैक्स की चर्चा होती थी, अब डीके टैक्स की चर्चा होती है बिहार में, तो ये बातें हैं और लोग समझ रहे हैं। रही बात की जो अभी चर्चा हुई कि इनको प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार के गांव में नहीं घुसने दिया गया, नहीं घुसने दिया गया, तो उसके प्लस माइनस दोनों पक्ष हैं। क्या इन्होंने वास्तव में परमिशन लिया था? नहीं लिया था। दूसरी बात कि जब घिर गए चारों तरफ से, तब कहा कि हमको अकेले जाने दीजिए। अब शुरू में 2 4 5 आदमी जाते तो कौन रोक लेता? आप वहां मजमा जुटाना चाहते थे तो मजमा जुटाइएगा, तो प्रशासन तो एक बार तो रुकेगा, आपको चेक तो करेगा, तय बात है। और वहीं क्यों आप जाना चाहते थे? वहां के मतलब उसको पिन पॉइंट करके आप दिखाना चाहते थे कि पूरे राज्य में यही स्थिति है, वहां की नहीं, कुछ पर कमियां पर निकाल पर इस सब के बीच एक चीज हर पार्टी और खास तौर पर प्रशांत किशोर बार बार बोल रहे हैं कि नीतीश सचेत नहीं है, अचेत है, और उसका फायदा उनके आसपास के 5 नेता उठा रहे हैं, जिनको वो गिद्ध कहते हैं, कि नीतीश डमी बैठे हैं और 5 नेता अपनी मुरली बजा रहे हैं और मजे लूट रहे हैं, मलाई चाट रहे हैं। क्या पंकज भारतीय जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या इन बातों का असर जनता में दिखाई पड़ रहा है? क्या जनता इस बारे में बात कर रही है क्या? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब भी हम कहते हैं, सुनाई पड़ती है, मीडिया भी बड़ी तेजी से कहता था लोकसभा चुनाव से पहले, नीतीश का समय खत्म हो चुका है, नीतीश डाउन हो चुके हैं, नीतीश उतनी तेजी से बाउंस बैक करते हैं। तो क्या ये नीतीश अचेत हैं, नीतीश बीमार हैं, नीतीश मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है? ये जो आरोप लगाया जा रहा है, क्या आपको लग रहा है इसका असर जमीन पर है, जनता में है, कुछ इसका असर पड़ेगा चुनाव में? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी पंकज जी, जी, आप ये इसके दो पहलू हैं। निश्चित तौर पर क्षेत्र में जो है नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। अब तो व्यापक स्तर पर इस तरह की चर्चाएं होने लगी है, और ये भी चर्चा है कि जो कुछ खास लोगों से, जो अभी नाम भी सभी और अन्य लोगों ने बताया है, जिन 4 लोगों का नाम बताया है, तो उस पर यही रहा है कि जो ये 4 लोगों से घिरे हुए रहते हैं, और जो कुछ भी अभी फैसला लिया जा रहा है वो यही 4 लोग मिलकर करते हैं। इसके अलावा एक डीके की जो चर्चा हुई, उनका भी नाम आता है। तो इस तरह की तमाम तरह की चर्चाएं अभी हो रही हैं, लेकिन सच्चाई यह भी है कि नीतीश कुमार आज भी उनका जो अपना अति पिछड़ों का वोट बैंक है, उसमें अभी भी उनकी जो है सो लोकप्रियता बरकरार है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, वो उस वर्ग में अभी भी लोकप्रिय है। और मेरा ये मानना है कि अगर भाजपा आगे रख करके नीतीश कुमार को आगे चुनाव लड़ना चाहती है, तो इसकी बड़ी वजह यही है
कि वो उनका जो वोट बैंक है, अति पिछड़ों का जो वोट बैंक है, उसको वो खोना नहीं चाहती है, बल्कि उसका वो इस्तेमाल करना चाहती है और इस्तेमाल करके फिर सरकार बनाना चाहती है। लेकिन फिर आगे में नीतीश जी का इस चुनाव के बाद क्या भविष्य हो रहेगा, वो कितना कुछ कर पाएंगे, ये थोड़ा सा कह पाना कठिन है। चलिए ठीक है, क्योंकि अघोषित, जी क्योंकि नहीं बोलिए, आप चुप मत होइए। जी, क्योंकि चर्चा क्षेत्र में इस तरह की भी हो रही है कि नीतीश कुमार को आगे कर करके बीजेपी सत्ता में आना चाहती है और बाद में जो है जो चर्चाएं हैं, मैं वो कह रहा हूं कि भाजपा जो है नीतीश कुमार को हाथ चलिए ठीक है, हाँ इस तरह की बात होती है। शिव पूजन झा जी, मेरा एक सवाल आपसे है, क्या नीतीश इनएक्टिव होंगे तो आपको लगता है कि जेडीयू में संकट मोचक के तौर पर आरसीपी की एंट्री हो सकती है और शायद इसीलिए आरसीपी जन स्वराज का दामन थाम करके अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? और दूसरा सवाल मैं आपसे करूंगा, एक समय था जब प्रशांत किशोर बीजेपी और जेडीयू के बीच बार्गेन कर रहे थे। जेडीयू से कहते थे कि बीजेपी मुझे डिप्टी सीएम बिहार का बनाना चाहती है, और बीजेपी से कहते थे कि नीतीश कुमार हमें उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। और इन सारी बातों का पोल खुल गया था क्योंकि 4 बड़े मंत्रियों ने प्रशांत किशोर से पूछा कि आप जेडीयू में क्या करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा 4 मंत्रालय को क्लब कर दिया जाए और उसकी जिम्मेदारी मुझे दे दी जाए। ये मैं बात कर रहा हूं 2019 के बाद की, जब लोकसभा चुनाव हो गया। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, क्या आरसीपी आने वाले समय में जेडीयू में जा सकते हैं जब नीतीश बहुत कमजोर हो जाएंगे और उनके विकल्प के तौर पर जेडीयू में उनकी री एंट्री हो सकती है? और दूसरा, क्या प्रशांत किशोर भाजपा की तरफ जा सकते हैं? चलिए, पहले प्रश्न का जवाब अटेम्प्ट करता हूं। मैं कह रहा हूं अटेम्प्ट करता हूं, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कब कौन क्या निर्णय ले लेगा किसी ने नहीं सोचा था। किसी बिहार की राजनीति में छोटे भाई बड़े भाई गला लेंगे। आरसीपी को आखिर जदयू में एंट्री लेने कौन देगा? जो 4 पिलर्स की हम बात कर रहे हैं, उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट इससे सर्व होता है क्या? और नीतीश जैसे जैसे अलग थलग पड़ते जाएंगे, जैसे जैसे रिटायरमेंट की तरफ वो अग्रसर होंगे, यकीन मानिए कि ये जो 4 पिलर्स हैं, इनका एक तरीके से कब्जा होगा पार्टी पर, और वो मतलब इट सूट्स द बीजेपी परफेक्टली। बीजेपी को भी वो सूट करेगा। नहीं, पर सामाजिक आधार के हिसाब से भाई वो 4 पिलर्स, क्या उनके पास कोई वोट बैंक तो होगा नहीं? वो आते अपर कास्ट से हैं, और जेडीयू का सामाजिक आधार क्या है? वोट बैंक तो वही है ना जिससे आरसीपी आते हैं। तो नीतीश के बाद आरसीपी बड़े नाम है, तो शायद वो जगह मिल सके, या नीतीश के बाद निशांत को जगह मिले। देखिए, निशांत पे तो मुझे लग रहा है कि उनको वक्त लगेगा, अभी राजनीति में उस तरीके से परिपक्व नहीं हुए। लेकिन जो बात मैं बार बार कह रहा हूं कि आरसीपी एक नेचुरल चॉइस हो सकते थे। नीतीश कुमार का बहुत लंबे वक्त तक उन्होंने भरोसा भी कायम रखा था, लेकिन जब वो मलाई मतलब लपेटने में बिजी हो गए केंद्र में, उसके बाद से जो दूसरा घटक दल है जदयू का, वो उनके खिलाफ, और नीतीश कुमार को लगातार उनके खिलाफ तमाम वो साक्ष्य और तमाम चीजें मुहैया कराई गई। तो नीतीश जब तक एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, तब तक तो आरसीपी की एंट्री संभव नहीं है। और नीतीश जैसे ही कमजोर पड़ेंगे, उसके बाद मुझे लगता है कि ये एंट्री और मुश्किल होगी। लेकिन आरसीपी अभी फिलहाल जिस पार्टी में ज्वाइन किया है, अपनी पार्टी को उन्होंने मर्ज कराया है, यहां से अगर वो फिर से उठ के खड़ा होना चाहते हैं और अपने आप को नीतीश कुमार के समकक्ष बनाना चाहते हैं, तो बड़ी कड़ी मशक्कत उनको करनी पड़ेगी। पॉसिबिलिटी तो जाहिर तौर पर है, पॉसिबिलिटी है ऐसा, क्योंकि वो जो कास्ट इक्वेशंस हैं, कहीं ना कहीं वो उनके फेवर में जाता हुआ दिखता है। और प्रशांत पे कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखिए, प्रशांत ये तात्कालिक राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर वो यूपी में 8 पे चर्चा को खत्म करके यूपी के छोरे जैसा कॉन्सेप्ट ला सकते हैं, अगर वो बिहार में छोटे भाई बड़े भाई को साथ ला सकते हैं, तो स्ट्रेटेजिक। चलिए ठीक है, आपकी आवाज ये कर सकते हैं कि उन जिस विषय पर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है।
जिस विषय पर हम डिबेट कर सकते हैं वो विषय ये है कि प्रशांत किशोर को डायरेक्टली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का खुद कहीं कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन यकीन मानिए जिस हिसाब से वो डाटा कलेक्ट करते चले जा रहे हैं, जिस हिसाब से वो लोगों से संवाद करके एक कहते हैं एक ह्यूज बैटरी ऑफ सपोर्टर्स तैयार कर रहे हैं, वो 2025 में कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, इज टू अर्ली फॉर मी टू कमेंट ऑन दैट। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर और जन स्वराज ये जो पार्टी है ये एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनकर के जरूर उभरेगी, क्योंकि मैं बार बार इशारा कर रहा हूं कि 2025 से ही हम देखेंगे कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। चलिए, और जो कुछ भी हमने देखा 15 साल और 20 साल में, उससे लोग कहीं ना कहीं एक फटीग फैक्टर डेवलप हो चुका है। फटीग फैक्टर महत्वपूर्ण है यहाँ पर, मैं एंटी इनकम्बेंसी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं फटीग फैक्टर। बिल्कुल, और मैं भी ये मानता हूं जो आप कह रहे हैं, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। जितना ज़्यादा राजनीतिक विकल्प होगा, पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव होगा, मुझे लगता है लोगों के पास उतना ही ज़्यादा चॉइस होगा और लोग उस हिसाब से वोट करेंगे। जो बेस्ट सुटेबल दिखेगा लोग उस हिसाब से वोट करेंगे। आने वाले समय में जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर दोनों बीजेपी और जेडीयू के आंखों के तारे थे, लेकिन आज समय यह है कि इन दोनों पार्टी के खिलाफ मैदान में एकजुट होकर उतरे। बड़ा सवाल यह है कि दोनों की एकजुटता क्या बीजेपी और जेडीयू यानी एनडीए को बड़ा झटका 2025 के चुनाव में देगी? क्या जेडीयू कह रही है 2025 फिर से नीतीश, क्या उस पर असर पड़ेगा? जो भी पड़ेगा हम आपको बताते रहेंगे। हमारे डिबेट में शामिल होने के लिए शिव पूजन झा जी, पंकज भारतीय जी, श्याम किशोर चौबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।